नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग दसम के इतिहास के पहले पाठ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम इस चैप्टर के पहले भाग में देखेंगे कि किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण कारण बना। और तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और जल्दी से हम इस पाठ को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे दिए गए उस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र 1848 ईस्वी में सैल्यू फ्रेडरिक के द्वारा बनाया गया था। अगर हम इस चित्र को गौर से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि इस चित्र के अंतर्गत एक जन समूह है जो विभिन्न झंडों के साथ खड़ा है। और अगर आप देखें तो जन समूह के ऊपर एक प्रतीकात्मक रूप से जीसस का चित्र बनाया गया है। और इस चित्र में अगर हम देखें तो आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर एक मूर्ति बनाई गई है। शायद इसे हम स्वतंत्रता की देवी भी कह सकते हैं। तो चलिए हम पहले इस चित्र का विश्लेषण करते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस चित्र में क्या क्या खासियत थी। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि यह जो चित्र था वो फ्रेडरिक सैल्यू के द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1848 ईस्वी में। इस चित्र में एक यूटोपिया का जिक्र किया गया है, यानी कि काल्पनिक एक कल्पना दर्श का जिक्र किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से अगर सभी विभिन्न जाति समुदाय और धर्म के लोग एक साथ हो रह रहे हैं, यानी कि इस चित्र में यह भी एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है कि आने वाला समाज हमारा किस प्रकार से हो। और इसमें कहीं ना कहीं आप अगर जीसस की मूर्ति को देखें तो लग रहा है कि आसमान से वो इन सबों की निगरानी कर रहे हैं या वो इस दृश्य को देख रहे हैं। तो यह एक प्रकार की काल्पनिक संधि है विभिन्न देशों के बीच में, जहां पर विभिन्न जाति संप्रदाय और अलग अलग भाषा और बोली के लोग इसमें रहते हैं। तो हमने इस चित्र को देखा। इस चित्र से अगर हम देखें तो इसमें दो चीजें का जिक्र आता है। मैं पहले बताऊं कि इन चित्रों में दो महत्वपूर्ण चीजों की जिक्र की गई है, एक निरंकुशवाद और दूसरा यूटोपिया। मैं बताऊं आपको कि निरंकुशवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसके अंतर्गत कोई भी शासक या कोई भी राजा वो अपने आप को सर्वोच्च मानता है, यानी कि उसके जो नियम है, उसके द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं, उन नीतियों का वो सर्वे सर्वा होता है। यानी कि निरंकुशवाद का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश नहीं हो, यानी कि प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार का कोई भी नियंत्रण नहीं हो, यानी कि जो राजा होगा वह स्वच्छंद होगा। स्वच्छंद होने का मतलब वो पूरी तरह से स्वतंत्र होगा, उससे जनता या प्रजा के दुख दर्दों से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इस चित्र में भी दिखाने का भी प्रयास यही किया गया है कि एक ऐसे प्रजातंत्र का विकास हो या एक ऐसी शासन व्यवस्था का विकास हो जहां पे सभी लोग एक साथ रहते हो, यानी कि समानता के साथ रहते हो। तो ये जो थॉट है वो उसे ही यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया का अर्थ है कल्पनादर्श, और कल्पनादर्श का मतलब कि एक ऐसी कल्पना की गई है चित्रकार के द्वारा कि एक ऐसे समाज का गठन हो जहां पर विभिन्न तरह के लोग एक साथ रह सकें। जो चित्र था मैंने बताया था आप लोग को 1848 ईस्वी में बनाया गया था, और एक चित्रों की श्रृंखला है। 4 चित्रों की श्रृंखला में यह पहला चित्र था जो कहीं ना कहीं एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहा था जो राजतंत्र से भिन्न हो और जहां लोगों की प्रासंगिकता हो। इन चित्रों में एक और ही महत्वपूर्ण चीज थी, इसमें एक प्रतिमूर्ति दिखाई गई है और यह स्वतंत्रता की देवी की थी। स्वतंत्रता की देवी की जो प्रतिमूर्ति या प्रतिकृति की जो कल्पना है वो हम सभी जानते हैं कि जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है और उसके बाद से यह आरंभ होती है। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा था मारियान और जर्मेनिया के बारे में, तो मारियान फ्रांस की एक काल्पनिक स्वतंत्रता की देवी मानी जाती है। जैसे भारत में हम भारत माता बोलते हैं, उस तरह से वहां पर भी मारियान और जर्मेनिया थी। तो मैं बता दूं बच्चों कि ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है। अक्सर जैक के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है कि मारियान और जर्मेनिया कौन थे और इसके बारे में बताएं। तो हम लोगों ने इस भाग में मारियान और जर्मेनिया को देखा जो कहीं ना कहीं यूरोपीय देशों के स्वतंत्रता की प्रतिकृति थी। किसकी? जर्मनी और फ्रांस की। देख सकते हैं कि जो लोगों का समूह है वो विभिन्न प्रकार के जो ध्वज है उनके पीछे चल रहा है। तो ये ध्वज की जो परिकल्पना है वो बिल्कुल राष्ट्र के ध्वज की परिकल्पना है। जैसे भारत में जो तिरंगा है उसी प्रकार से जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब देशों में भी ध्वज की परिकल्पना आरंभ हो चुकी थी। और सबको ही हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय
ट्राई कलर या तिरंगे का जो अस्तित्व है, तिरंगे के अस्तित्व के रूप में आया था। यानी कि वो एक ऐसा ध्वज था जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने का काम कर रहा है। फ्रांसीसी दार्शनिक थे, उनका नाम था रेनन, और उन्होंने 1882 ईस्वी के अपने एक विश्वविद्यालय के व्याख्यान में राष्ट्र की परिभाषा दी थी। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि राष्ट्र जो होता है वो लोगों का एक समूह होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो अपनी व्याख्या दी है, हम थोड़ा उस पर नजर डालते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो एक दिन की नहीं है। राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो लोगों के त्याग से है। राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो लोगों के आपसी समन्वय से है। उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्र है, जो राष्ट्रभक्ति की भावना है, वो त्याग से जन्म लेती है। जो राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए वो जनमत संग्रह के आधार पर होना चाहिए। अब यहाँ एक वर्ड आता है जनमत संग्रह। तो जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, जन मतलब जनता और मतलब होता है उनके विचार, यानी कि जनता के जो आपसी विचार है उसके आधार पर ही राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो चित्र है फ्रेडरिक सैजू के द्वारा, वो अपने आप में कई आयामों को प्रस्तुत करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब जो राष्ट्रवाद का जो विकास था वो किस प्रकार से आरंभ हुआ। तो हम चलते हैं इसके पहले भाग पर और हम देखने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में जो आरंभ हुई उसमें फ्रांसीसी क्रांति का या फ्रांस की राजनीति का क्या प्रभाव था। कि आप देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो हम लोगों ने इसके पूर्ववर्ती कक्षा में यानी कि 9वीं क्लास में देखा था फ्रांसीसी क्रांति में कि किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति आरंभ हुई, किस प्रकार से राजा की अयोग्यता या हम कह सकते हैं कि लुई 16वां की अयोग्यता और आर्थिक जो विभिन्न कारण थे, उसके अलावा सामाजिक कारण, दार्शनिकों की भूमिका, तो ये सारे जो संदर्भ थे वो किस प्रकार से फ्रांस में क्रांति को जन्म देती है। लेकिन इस क्रांति का जो मूलभूत भाव था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यही राष्ट्रवाद के विचार को पूरे यूरोप में फैलाता है। वो कैसे? जैसे ही हम लोग फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ते हैं, इसके प्रभाव को देखना आरंभ करते हैं, तो हमें ज्ञात होता है कि जो वहां का शासक था लुई 16वां, जो बुर्बोन का शासक था, उसे गद्दी से हटा दिया जाता है। उसके बाद वहां पर एक नई प्रकार की प्रजातांत्रिक व्यवस्था को आरंभ करने की कोशिश की जाती है, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा निभाया जाता है। उसके द्वारा अलग अलग प्रकार के जो सुविधाएं हैं जो नागरिकों को मिलने चाहिए वो देने का प्रयास किया जाता है। चाहे वो सामंतों की जो व्यवस्था थी उससे अंत करने की बात हो, चाहे वो विशेष अधिकारों को समाप्त करने की बात हो, चाहे विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार के जो आर्थिक शुल्क लिए जा रहे थे व्यापारियों से, उसे समाप्त करने की बात हो, या यातायात के विकास की बात हो। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण था जो विशेषाधिकार थे जो समाज के उच्च वर्ग को यानी कि पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को दिए गए थे, उन सभी चीजों को समाप्त करने का जो कार्य किया जाता है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी उसकी भूमिका होती है। तो ये जो फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो राष्ट्रवाद के विकास में वो काफी अहम भूमिका निभाती है। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि अन्य यूरोपीय देशों में जैकोबिन क्लब बनाए जाते हैं, जैसे कि पहले फ्रांस में थे और क्रांति के समय बनाए गए थे, और उसमें जो लोग थे वो जो परिवर्तन फ्रांस में देखने को मिल रहे थे उसका यूरोप के अन्य देशों के द्वारा उसका काफी सकारात्मक रूप से देखा जाता था उससे, और काफी उसमें सहयोग किया था। उसमें एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जैसा लग रहा था कि जब फ्रांस में जिस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे, आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में एक नए आयाम को प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही थी। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम यह हुआ कि अन्य जो यूरोपीय देश थे उससे तो प्रभावित हो ही रहे थे, जो राजवंश थे वो प्रभावित हो रहे थे, परंतु फ्रांस के जो लोग थे उनके द्वारा भी ये घोषणा कर दी गई थी कि अब वो अन्य देशों में या अन्य क्षेत्रों में भी जो ये राष्ट्रवाद की जो लॉ है उसे प्रज्वलित करेंगे, और उसमें कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका ज्यादा कारगर थी। परंतु यहाँ पर एक बात और आपको देखने को मिलेगी कि किस प्रकार से राष्ट्रवाद के विकास के नाम पर नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। वो कैसे? क्योंकि जैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा अपने साम्राज्य या कहा जाए कि वो चांसलर नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद वो अन्य क्षेत्रों की ओर देखना आरंभ करते हैं
और लोगों को यह कहते हैं कि राष्ट्रवाद हमारे लिए आवश्यक है, परंतु राष्ट्रवाद के नाम पर वो एक साम्राज्यवादी नीति का अनुपालन करना उन्होंने आरंभ किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आरंभ में तो लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया। और इस बीच में उनके द्वारा यानी कि 1804 ईस्वी में एक बनाया गया नियम जिसे कहा गया नेपोलियन कोड, और इस कोड में वो जितने क्षेत्रों को उन्होंने विजित किया था यानी कि साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत फ्रांस के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसको नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा विजित किया गया। उसके बाद वहां पर एक रूपता लाने के लिए नेपोलियन कोड की घोषणा की गई। तो आखिर नेपोलियन कोड क्या था? तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि नेपोलियन कोड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया मारियान और जर्मेनिया के बारे में, निरंकुशवाद के बारे में, उसी प्रकार से आगे हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो नेपोलियन संहिता जिसे हम नेपोलियन कोड भी कहते हैं वो क्या है और वो क्यों अहम था। नेपोलियन कोड में सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो कार्य किए गए, जो नियम बनाए गए, उसका पहला जो मुख्य बिंदु था वो था विशेषाधिकारों का अंत। अब विशेषाधिकारों का अंत से अभिप्राय क्या है? तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था पहले 9th क्लास में कि जो समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे यानी कि पादरी वर्ग के लोग थे और कुलीन वर्ग के लोग थे, उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे वो टाइट ले रहे थे यानी कि वो एक टैक्स ले रहे थे धर्म के आधार पर, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें टैक्स से मुक्त रखा गया था। तो ये जो विशेषाधिकार दिए गए थे उन विशेषाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की गई। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो बात क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सामंती प्रथा थी यानी कि जो भूदास रखने की जो प्रथा थी लोगों में, सामंतों में, उससे समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे साम्राज्य में यानी कि पूरे क्षेत्र में उसने एक व्यापारिक नीति अपनाई। उसके अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्रों में जो अलग अलग प्रकार के नियम तय किए गए थे व्यापार के, उनके टैक्स वसूल करने के, वो उन्हीं में एक रूपता लाई गई। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप भारत में हैं और भारत के आप एक राज्य के निवासी हैं झारखंड के, और आप यहाँ से व्यापार करने के लिए जाते हैं बिहार। तो बिहार में जाने के बाद आपको अलग टैक्स देना पड़ा सीमा पर, परंतु जैसे ही वो बिहार से उत्तर प्रदेश गए वहां पर भी जो टैक्स है व्यापारियों का वो अलग देना पड़ा। और वहां से अगर वो उत्तराखंड गए या फिर वो दिल्ली गए या फिर वो पश्चिम बंगाल गए यानी कि जिन क्षेत्रों में गए वहां पर उन्हें अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़े। यानी कि एक व्यक्ति को व्यापार करने के लिए उसे विभिन्न क्षेत्रों में यानी कि नए क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के टैक्स देने पड़ रहे थे। तो इसे समाप्त किया गया। और जो मूल्य और भार, जैसे किसी भी वस्तु का क्या वेट होता है, जैसे 1 kg एक स्टैंडर्ड मापदंड है, उसी प्रकार से वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में वो जो माप का मानक था वो भी अलग था, उसे भी एक रूपता लाई गई। और भाषा में भी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की बोलियां थी, उन बोलियों की जगह फ्रेंच भाषा को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। कहा गया कि पूरे साम्राज्य में फ्रेंच भाषा को ही महत्व दिया जाएगा। और इसके साथ साथ यातायात के साधनों का विकास किया गया। उसके अतिरिक्त जो बैंक ऑफ फ्रांस का गठन किया गया। तो इस प्रकार देखते हैं कि नेपोलियन जो कोड था उसमें कई आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार किए गए, और उसके पीछे उद्देश्य क्या था कि अपने साम्राज्यवादी नीति को और वो मजबूत कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट